Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? देखिए, समटाइम क्वेश्चन में अनलिस्टेड का वर्ड यूज करता है, तो इससे मुराद क्या सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी भी इसमें शामिल है? तो असूली तौर पे तो प्राइवेट कंपनी भी अनलिस्टेड ही होती है, ठीक है। तो अगर कभी अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी पे भी वो रूल लगेगा। जी हाँ जी, बिल्कुल, वो अनलिमिटेड वाली भी अनलिस्टेड हो सकती है, तो वो भी इसमें शामिल हो। तो अनलिस्टेड कंपनी में पब्लिक अनलिस्टेड भी है और प्राइवेट कंपनी भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंपनी जो है बाय डेफिनेशन बल्कि वो अनलिस्टेड ही होती है। और कोई क्वेश्चन? क्या हर मेंबर डायरेक्टर बन सकता है? देखें, आगे चल के हम अभी इसी चैप्टर में कंसेप्ट स्टडी करेंगे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का। तो इलेक्शन के जरिए से कोई भी मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, लेकिन इलेक्शन के जरिए से उसमें हम देखेंगे अगर उसके पास मेजॉरिटी वोट्स आ जाते हैं जो कि डायरेक्टर बनने के लिए ज़रूरी है,
तो फिर वो डायरेक्टर बन सकता है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होगी, आज हम ये पढ़ेंगे, और इनका टेन्योर क्या होगा डायरेक्टर्स का। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर्स आज नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करेगा कौन, हु, और फिर इसके बाद टेन्योर यानी पीरियड क्या होगा इनकी अपॉइंटमेंट का। जब किसी बंदे को एज डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है तो कितने, क्या वो सारी जिंदगी के लिए डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है? सो भाई नहीं, एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। किस पीरियड के लिए, वो हम आज के कंसेप्ट में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सिखा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कि एक कंपनी में कम अज कम कितने डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। वो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ, अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो कम 1% डायरेक्टर, वही जो ओनर है कंपनी का वही डायरेक्टर होगा, सिर्फ एक ही होगा। सिंगल मेंबर कंपनी तो मिनिमम भी एक है, मैक्सिमम भी एक ही है। फिर इसका प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा, उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 2। पब्लिक कंपनी अगर अनलिस्टेड है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3। पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7। यानी सिंगल मेंबर कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी के लिए 2। अगर पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, और अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो 7। इनसे कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, मिनिमम पीरियड लॉ ने हमें, सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लॉ ने हमें बता दिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताए। वो कहते हैं कंपनी अपनी जरूरत के लिहाज से, नीड के लिहाज से जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करना चाहे कर सकते हैं। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं, मिनिमम की लिमिट है जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। हाँ, अगर कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद लिख सकती है, लेकिन वो तादाद इस नंबर से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर एक कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखती है कि मिनिमम नंबर ऑफ, लिस्टेड कंपनी है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे 5, तो बताइए कितने होंगे फिर? 7 ही होंगे, क्योंकि वो कंपनी एक्ट की वायलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी ये लिखती है अपने आर्टिकल्स में कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे 10, तो फिर क्या ये प्रोविजन वैलिड है? ये कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, ये कंपनीज एक्ट से डिफरेंट जरूर है, लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनीज एक्ट की बात भी पूरी हो रही है, आर्टिकल्स की बात भी पूरी हो रही है। तो क्लियर हो गया मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने। अच्छा बताइए, अगर एग्जाम में कोई हमें केस स्टडी पूछे और उसमें यह ना बताए कि आर्टिकल्स में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इस प्रोविजन के लिहाज से, यानी अगर वो कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी हुई तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 होंगे। अगर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी हुई, केस स्टडी में जो कहता है 2, इसी तरह अनलिस्टेड कंपनी के केस में 3, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो 7 होंगे। क्लियर हो गई ये बात? जी मेरे भैया पूछे क्या? अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी में इसमें सीईओ शामिल होगा इसके, या उसके अलग होगा, यानी इससे उनकी तादाद में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो जो डायरेक्टर होते हैं? नहीं, ये दूसरे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। उसको हम आगे चल के अभी इसी लेक्चर में एंड में पढ़ेंगे। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम इन मिनिमम नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते। तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव बनने से पहले डायरेक्टर नहीं था तो उससे चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद भी इस तादाद में काउंट नहीं किया जाएगा मिनिमम नंबर के लिए। जी देखिए, वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो एक बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ही दूसरा नाम है। मैनेजिंग डायरेक्टर एक पोस्ट का नाम है, मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि पोस्ट के नाम में डायरेक्टर आ जाने से कोई डायरेक्टर नहीं बनता। तो मैनेजिंग डायरेक्टर बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ही एक अल्टरनेट नेम है। कुछ कंपनीज में इसे प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव का रूल ये है कि अगर तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनने से पहले डायरेक्टर था तो उसे इन मिनिमम नंबर में काउंट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा।
ठीक है, कुछ और भी लोग हैं जो कि डायरेक्टर तो होते हैं लेकिन उन्हें मिनिमम इस पर्पस के लिए डायरेक्टर काउंट नहीं किया जाता। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट जी। नेक्स्ट वो कहते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा और उनका पीरियड क्या होगा। देखिए फिर बता दूं, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ ये पढ़े अपॉइंटमेंट करेगा कौन और उनका टेन्योर यानी पीरियड क्या होगा, कितने अरसे के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। कहते हैं अगर फर्स्ट डायरेक्टर हैं, फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी के, ये कौन अपॉइंट करेंगे, सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स को। और कैसे अपॉइंट करते हैं भला वो, हाँ जी बिल्कुल, वो जब इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के हवाले करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं, तो उनमें लिखा होता है कि ये हमारे डायरेक्टर्स होंगे। तो जैसे ही वो आपने इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी पढ़ा होगा कि जब वो रजिस्टर हो जाती है कंपनी, तो जिनका नाम एज डायरेक्टर प्रपोज किया जाता है वो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, सब्सक्राइबर्स। और इनका पीरियड क्या होगा, फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट जनरल मीटिंग नहीं कहा, फर्स्ट एजीएम, क्योंकि फर्स्ट जनरल मीटिंग नॉर्मली स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है पब्लिक कंपनी के केस में। तो ये हमारा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में फिर बाकायदा इलेक्शन होंगे और उस वक्त फिर जो भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा वो आगे कंटिन्यू करेंगे। इनका पीरियड सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं पहली एजीएम तक जी। नहीं, हाँ इनको भी देखिए, वो विलिंग फॉर रीअपॉइंटमेंट है तो रिटायर होने वाले डायरेक्टर्स को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। वो मेंबर्स की मर्जी है, वो फिर इलेक्शन के तरीकाकार के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। फिर है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर किसको कहते हैं, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का मतलब है कोई भी दूसरे तीसरे चौथे डायरेक्टर जो कि फर्स्ट जो डायरेक्टर्स हैं इनके अलावा है, इन जो एजीएम में अपॉइंट होते हैं, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। कहते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। और कहां अपॉइंट करेंगे, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टर्स की। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, मेंबर्स। और कब करेंगे, एजीएम में। अच्छा, इनका पीरियड क्या होगा, इनका पीरियड है 3 ईयर्स, में रखें 1 ईयर नहीं है। इसका मतलब है हर एजीएम में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी, बल्कि अगर इस एजीएम में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, इसके बाद नेक्स्ट एजीएम में अपॉइंटमेंट नहीं होगी, उससे अगली एजीएम में भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, फिर उससे अगली एजीएम में अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, तो टेन्योर कितना हुआ, 3 साल का। कहते हैं हाँ, ऐसी कंपनी जो कि शेयर कैपिटल नहीं है जिसका, ठीक है, ऐसी कंपनी शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, शेयर कैपिटल नहीं है, उसका जो पीरियड है कम किया जा सकता है। यानी वो कंपनी हो सकता है 2 साल या इवन 1 साल के लिए भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दें, वरना नॉर्मल कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टर का पीरियड कम नहीं कर सकती। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की गई तो 3 साल के लिए वो डायरेक्टर हो गए जी, नहीं बढ़ा भी नहीं, 3 साल के बाद उन्हें रीअपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, आगे चल के हम पढ़ेंगे, अगर मेंबर्स इन डायरेक्टर से मुतमिन नहीं है, किसी एक या सारे के सारे डायरेक्टर से मुतमिन नहीं है, तो मेंबर्स के पास ये पावर है, अगर वो किसी एक डायरेक्टर की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं, उसको भी रिमूव कर सकते हैं। अगर वो सारे के सारे बोर्ड की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं, उनको भी रिमूव करके फ्रेश इलेक्शन हो सकता है, ये ऑप्शन है। लेकिन बहरहाल जब अपॉइंटमेंट होगी ओरिजिनली वो 3 साल के लिए होगी, ठीक है, उससे कम के लिए नहीं होगी। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो वो कितने, 5 साल। क्या हम ये कह सकते हैं कि जी जो पार्टी आ गई हुकूमत वो कहे नहीं अब 50 साल बाद इलेक्शन होंगे, नहीं, ठीक है, वो नहीं। हाँ, लेकिन दरमियान में आपको पता है कि वो हाँ मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का रूल क्या है, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, कहाँ अपॉइंट करेंगे, एजीएम में। कितने पीरियड के लिए, क्या कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते नॉर्मली। हाँ, ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी, जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, वो चाहे तो सिर्फ वही पीरियड कम कर सकती है, वरना नॉर्मल पीरियड होगा 3 साल। और यहाँ पे जहन में रखिएगा
अगर मेंबर्स इनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन, लाजमी नहीं है कि अब ये 3 साल के लिए इनको भुगतना ही पड़ेगा। अगर मेंबर किसी एक डायरेक्टर या सारे डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं तो वो इनको रिमूव भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, वो कंसेप्ट हमने पढ़ने हमारे सिलेबस में है, ये भी क्लियर होगा। फर्स्ट डायरेक्टर क्लियर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर क्लियर। आगे चलते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कहते किसको है? कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये है कि एक डायरेक्टर उसको अपॉइंट किया हमने 3 साल के लिए, लेकिन वो 3 साल से पहले या तो उसकी डेथ हो गई या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। अगर किसी डायरेक्टर की डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए उसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। डेथ तो आपको पता होगा क्या होता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है मेरे भाई? जो हमने इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कल पढ़ा था वो अपॉइंटमेंट के वक्त तो चेक कर लिया, अगर अपॉइंटमेंट के बाद उसमें से कोई भी कंडीशन आ जाए तो याद रखें फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डायरेक्टर। यानी जो हमने क्राइटेरिया कल पढ़ा था क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का, वो एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी पूरा करना जरूरी है और अपॉइंटमेंट के बाद भी जब तक वो डायरेक्टर है। अगर अपॉइंटमेंट के वक्त तो क्राइटेरिया पूरा किया लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन वाली फॉर एग्जांपल चीज सामने आ गई तो फिर उसको हम कहेंगे ये डायरेक्टर अब डायरेक्टर नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो गया, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? कैजुअल वैकेंसी अराइज हो। तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है? डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब समझ लिया आपने कि जो कल हमने अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया पढ़ा था, अगर अपॉइंटमेंट के बाद भी उसमें कोई ऐसी चीज आ जाती है वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता डायरेक्टर, तो फिर वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी आ गई तो इसको फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लॉ इस इशू के ऊपर कंपनीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। कहता है अगर तो लिस्टेड कंपनी है तो फिर डायरेक्टर्स ने लाजमी फिल करना है, बाकी के डायरेक्टर्स ने फिल करना है। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? बाकी के जो डायरेक्टर्स रह गए। ठीक है, और कब फिल करना है? विद इन 90 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी जिस दिन अकर हुई उसके 90 दिन के अंदर अंदर लाजमी फिल करना है। किस कंपनी के लिए लाजमी फिल करना? लिस्टेड कंपनी के लिए। अनलिस्टेड कंपनी के लिए वो कहते हैं कि डायरेक्टर्स फिल करेंगे तो डायरेक्टर्स ही करेंगे, लेकिन इसके लिए कैजुअल अनलिस्टेड कंपनी के लिए कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड नहीं है अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद पूरी हो रही है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद पूरी हो रही है तो फिर रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। इसका मतलब कैजुअल वैकेंसी फिल करना लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड शर्त क्या है? पूरा। इसका मतलब यह है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड हो? बिल्कुल हो सकता है। हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है कि एक अनलिस्टेड कंपनी, उसके 3 डायरेक्टर हैं, बल्कि उसने ये नहीं बताया लिस्टेड के अनलिस्टेड, उसने कहा एक कंपनी है उसके 3 डायरेक्टर्स हैं, बताइए क्या लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? भैया लिस्टेड होती तो 7 डायरेक्टर ना होते, 3 डायरेक्टर्स हैं, अनलिस्टेड कंपनी। अब इसके बाद पब्लिक कंपनी, उसने कहा पब्लिक कंपनी है 3 डायरेक्टर्स के साथ, हमें पता चल गया अनलिस्टेड ही होगी। उसने कहा एक डायरेक्टर की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, अब बताइए क्या बाकी के डायरेक्टर ने कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है कि नहीं? ठीक है, तो हमने कहा ये अनलिस्टेड कंपनी है, नॉर्मली इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन चूंकि इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद जो लॉ ने प्रेस्क्राइब किया स्टैट्यूटरी लिमिट उससे कम है, तो अब कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड हो गया। तो कैजुअल वैकेंसी का रूल समझ आ गया? तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर किसने अपॉइंट करना होता है? मेंबर। कहां अपॉइंट करना होता है? एजीएम में। और कैजुअल वैकेंसी किसने फिल करनी है? डायरेक्टर्स ने। और कब फिल करनी है? लिस्टेड कंपनी का केस है तो डायरेक्टर ने लाजमी फिल करनी है विद इन 90 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अनलिस्टेड है, रिक्वायर्ड नहीं है,
लेकिन अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम हो जाए लीगल लिमिट से फिर लाजमी हो जाएगा। इस केस में लॉ ने पीरियड नहीं बताया, यहाँ पे तो बताया ना 90 डेज में करना भाई, यहाँ पे पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। तो एज सून एज पॉसिबल उन्हें कर देना चाहिए। डायरेक्टर्स अगर अपॉइंट ना करे तो फिर लॉ नॉर्मली कोई ना कोई पेनल्टी इंपोज करता है, उन्हें पेनल्टी इंपोज करता है। नेक्स्ट नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का कंसेप्ट पता है आपको क्या है? क्या कंसेप्ट है? कल पढ़ा था हमने। वो खुद तो बेसिकली कोई बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं होते, वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो किसके बिहाफ पे डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं? नॉर्मली गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कोई बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे, या क्रेडिटर यानी कोई लेंडर बैंकर के बिहाफ पे, क्योंकि उसने अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना होता है इसलिए। तो नॉमिनी डायरेक्टर जो है इनको भी अपॉइंट किया जाता है। और अहम चीज, नॉमिनी डायरेक्टर को मिनिमम नंबर जो है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। यानी अगर फर्ज कीजिए एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है, उसके 9 डायरेक्टर्स हैं, उसमें 3 डायरेक्टर्स नॉमिनी हैं, तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? नहीं हो रही, ठीक है। नॉमिनी को काउंट नहीं किया जाएगा, बाकी 6 डायरेक्टर्स रह गए। लिस्टेड कंपनी के 60 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जी कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की रीडिंग करनी है और एंड में जो क्वेश्चंस हैं इनको भी पढ़ना है, अटेम्प्ट कीजिए इनको। ये मैं इसकी तरफ आता हूँ, अभी रीडिंग कर लीजिए। जी कितने स्टूडेंट्स अभी रीडिंग कर रहे हैं? हो गई रीडिंग? जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 7 क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 8 भी क्लियर है। 9 आपने कहा, कह रहा है अल्फा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फर्दर ATL पब्लिक, ये पब्लिक को अंडरलाइन कर लीजिए। फर्दर ATL हैज प्लान्स टू हैव इट्स स्टॉक लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। के विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो लिस्टिंग भी करवाएंगे। Required, write a letter to the promoters of ATL on behalf of Best Financial Services who are their consultants, advising them about appointment authority and the terms of holding of office of the first and subsequent directors। वो कह रहा है कि आपने बताना है कि फर्स्ट डायरेक्टर जो है इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होगी और टर्म क्या होगी। यानी पहले पूछ रहा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड टर्म ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, फिर पूछ रहा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड टर्म्स ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर सिंपल हमारा कंसेप्ट, ये बेसिकली कंसेप्ट उसने पूछा, ये लेफ्ट साइड वाला। फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा क्या इसको मेंबर लिख सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि अभी तो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। तो सब्सक्राइबर करेंगे, सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और पीरियड क्या हो, टर्म क्या होगी? फर्स्ट AGM टिल फर्स्ट AGM, जिसमें नए इलेक्शन के जरिए से नए डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स करेंगे AGM में। इनका ड्यूरेशन क्या होगा? 3 इयर्स, ठीक है। लेकिन चूंकि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए हमने ये प्रोविजन नहीं लिखनी इसके साथ। जी हाँ, क्या इसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करनी चाहिए? इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं हुआ उसने। जी नहीं, लिस्टेड बनी है या नहीं बनी ये क्वेश्चन तो बाद में राइज होगा ना। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाली बात करनी है कि नहीं करनी। लिस्टेड है या अनलिस्टेड है ये डिसीजन तो बाद में आएगा, ठीक है। ये तो पहले उससे देखे क्वेश्चन में रिक्वायर कर रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या नहीं कर रहा क्वेश्चन।
अपॉइंटमेंट नहीं अपॉइंटमेंट अथॉरिटी मेरे भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ा है। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कह रहा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी का मतलब अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अगर इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में अगर इसमें पूछा होता तो करंटली पब्लिक कंपनी है, ठीक है। हम इसे कहते हैं कि जी अभी अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 3, लेकिन जब ये लिस्टेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करेगी इसके लिए 7 डायरेक्टर बनाना जरूरी होगा। अनलिस्ट के लिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है मिनिमम 3, तो अभी तो 3 काफी, हम दोनों बात कर देंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में दोनों बातें कही है ना कि मैं 1 साल के अंदर अंदर लिस्टेड कंपनी बेस में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। तो हम कहेंगे जब तक वो अनलिस्टेड है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं 3, और जब वो लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट होने जाएंगे तो डायरेक्टर्स की तादाद बढ़ा के 7 करने पड़े। जी 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 नहीं, लेकिन उससे पहले फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा लेगा ना, उसमें बाइंड कर सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए जी। हाँ, डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय, अच्छा ये देखिए नॉमिनेट डायरेक्टर में एक तो गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, क्रेडिटर कर सकती है। इन तीनों में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है किसका? हाँ शाबाश, गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स शेयर होल्डर नहीं है। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से पावर कंपनी से एक्वायर करते हैं कि हमें स्पेशल पावर दीजिए कि हम भी कोई डायरेक्टर जो है नॉमिनेट कर सके। तो क्रेडिटर्स जो नॉमिनेट करते हैं डायरेक्टर्स को, याद रखें से मिनिमम नंबर के लिए काउंट नहीं किया जाता, मिनिमम नंबर के लिए काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। और शायद आगे चल के हम एक जगह पे पढ़ें, अब मुझे पता नहीं ये लाइन हमारे सिलेबस में है कि नहीं, कि इस वाले डायरेक्टर का जो पीरियड होता है वो भी डिफरेंट होता है जो क्रेडिटर अपॉइंट करता है, क्योंकि ये अब नॉमिनेट किया है क्रेडिटर ने तो इसका पीरियड क्या होगा ये भी क्रेडिटर डिसाइड करता है, इस पे वो नॉर्मल रूल नहीं लगता। क्योंकि अगर फर्ज कीजिए हमने बैंक से लोन लिया और बैंक ने कहा नहीं मैं लोन उस कंडीशन पे दूंगा जब आप मेरे एक बंदे को डायरेक्ट ऑफिसर को डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, अब जाहिर है उस पर 3 साल का रूल तो नहीं लगेगा। अगर हमने 6 महीने बाद लोन रीपे कर दिया तो फिर तो उसको हम डायरेक्टर बना के थोड़े रखेंगे। या अगर हमने फर्ज कीजिए लोन 5 साल के लिए लिया तो बैंक ये थोड़ी कहेगा यार मेरा बंदा जो सिर्फ 3 साल के लिए डायरेक्टर रखो, बैंक तो कहेगा 5 साल के लिए रखो। तो ये क्रेडिटर्स जो नॉमिनेट करते हैं इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल रूल डिफरेंट है, बाकियों के लिए नॉर्मल रूल है, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि जो नॉमिनेट करेगा डायरेक्टर, क्रेडिटर्स नॉमिनेट करेंगे उनको हम मिनिमम नंबर में काउंट नहीं करेंगे। जी और की क्वेश्चन? जी क्वेश्चन 11 कह रहा है आबिद कासिम एंड तारिक, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने डिस्कस किया था। कह रहा है आबिद कासिम एंड तारिक वर द ओनली मेंबर्स ऑफ अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड ए पब्लिक कंपनी एंड वर इलेक्टेड एज डायरेक्टर्स ऑन 30 जून 2009। अब इतनी सी इंफॉर्मेशन में वो ये तो बता रहा है पब्लिक कंपनी है, ये नहीं बता रहा लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि ये लिस्टेड है? तो 3 डायरेक्टर हैं, ठीक है। लिस्टेड होती तो 7 डायरेक्टर ना होते, उसने कहा सिर्फ यही डायरेक्टर मेंबर्स है और यही डायरेक्टर अपॉइंट हुए। कासिम एक्सपायर्ड ऑन 2 फरवरी 2012 इन ए रोड एक्सीडेंट। कह रहा है रोड एक्सीडेंट में कासिम 2 फरवरी को एक्सपायर हो गए। बताइए क्या टर्म पूरी हुई कि नहीं हुई? अभी 30 जून 2009 को अपॉइंट हुए थे, 30 जून 2010 1 साल, 30 जून 2011 दूसरा साल, 30 जून 2012 तीसरा साल। तो 30 जून 2012 पे इनकी टर्म जो है वो एक्सपायर हो रही थी, कंप्लीट हो रही थी। टर्म कंप्लीट होने से पहले डेथ होगी उसकी, तो कौन सा वाला केस आया? कैजुअल वैकेंसी का। वो कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट रिलेटिंग टू कैजुअल वैकेंसी एज डिस्क्राइब्ड अबव। वो कह रहा है लीगल प्रोविजंस बताइए। अब हमने इसका मतलब है कैजुअल वैकेंसी की लीगल प्रोविजन बताने हैं। तो कैजुअल वैकेंसी की लीगल प्रोविजन क्या है यहाँ पे? अब अनलिस्टेड कंपनी है तो हम सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी वाली प्रोविजन पहले बताएंगे उसे। हम कहेंगे कि कैजुअल वैकेंसी फॉर अनलिस्टेड कंपनी इज फिल्ड बाय डायरेक्टर्स, ठीक है। इट इज नॉट, हाउएवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर इक्वल टू मिनिमम नंबर, जो इफ रिमेनिंग डायरेक्टर्स
आर इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। ठीक है, लेकिन चूंकि अब ये हमने लीगल प्रोविजन प्रोड्यूस कर दी, अब उसके बाद इस केस के ऊपर आना है हमने। पहले उसने लीगल प्रोविजन मांगी, फिर उसके बाद केस का सोल्यूशन देना है हमने। केस के सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि चूंकि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम हो रहे हैं, 3 से कम, इसलिए लाजमी हो गया रिमेनिंग डायरेक्टर्स के लिए कि इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करें। क्लियर होती है बात? जी, और कोई क्वेश्चन? लिस्टेड कंपनी और उसके से रह 3 मंथ ही रह गए और डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, कैजुअल वैकेंसी नहीं, चाहे 1 महीना रह गया हो, ठीक है, कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी तो हमने रूल के मुताबिक चलना है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर उसको फिल करना जरूरी हो। 90, अब देखिए, अब वहाँ डायरेक्टर के पास फिर ये ऑप्शन आ गई कि उनको लॉ ने 90 दिन दिया, वो कि अच्छा ठीक है, रिलैक्स होके बैठ जाके 90 दिन पूरे होने से पहले जब एजीएम आ जाएगी उसमें अपॉइंटमेंट कर लेंगे। ठीक है, उनके पास ये ऑप्शन है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, आज के लेक्चर के लिए इंटेंशनली मटेरियल मैंने थोड़ा रखा था, ठीक है, कि कंसेप्ट, लेकिन ये कंसेप्ट अहम है, तो आगे पढ़ना चाहिए या काफ़ी है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जब आप रिजल्ट के बाद आएंगे तो इंशाल्लाह फिर उस वक्त जो है आगे चलेंगे। चलिए, आज का लेक्चर का यहाँ पे अख्ताम होता है। अल्लाह हाफिज़।